बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। थोड़ा सा मेरा मूड खुशगवार इसलिए है क्योंकि मौसम खुशगवार है। खुशखबरी ये है कि रात को एसी नहीं चलाना पड़ा, यानी मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर इसी तरह से अच्छा मौसम रहा तो कम अज़ कम बिजली के बिल कम आएंगे और सुकून हो जाएगा, ये कम अज़ कम। एक अच्छी चीज़ ये है कि एसी नहीं चलाने पड़े, मौसम अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ अभी मैं देख रही थी, एक्चुअली ऐसा मुझे भी फील हो रहा है कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेंगू का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। अपने घरों में आसपास कहीं पर पानी जमा ना होने दें। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि मौसम अच्छा होता है तो खिड़कियाँ दरवाजे घर के सारे ही खोल देते हैं। परसों मैंने भी शाम के टाइम ये गलती की थी, मैंने सारे दरवाजे खोल दिए थे। तो इससे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि डर भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मच्छर ना आ जाए। ये करें कि विंडोज़ खोल दें, लेकिन आगे उसके जो जाली वाला होता है ना एक, उसको लाजमी रखें, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां खोलने से फिर एक बड़ा इशू, मच्छर जो है वो आपके घर में दाखिल हो सकता है। शाम के औकात में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें। कुछ मौसम की सूरत हाल, कुछ बाहर वो वासा के दावे वाटर पॉन्डिंग के वाले से जो मुश्किल तरीन स्पेल थे उनमें तो कारकर्दगी देख ली, लेकिन स्टिल इतनी बारिश में भी जो वक्फे वक्फे से शहर में होती है, हम जगह जगह पर पानी देखते हैं, यानी निकासी आप ज़ीरो इंतज़ामात हैं जो हम मॉनसून में डे फर्स्ट से देख रहे हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राउदुल शाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत है? आप लोग खासी गहरी बातों में जो थे वो मशगूल थे। जी, एक गिफ्ट देना चाह रहे थे इरफान भाई, और साथ ही इन्होंने वो इतनी बुरी खबर सुनाई है कि और क्या मुझे ये रहे ना वो चीज़ मुझे दिखाई गई ऑर्डर करते हुए, ना मुझे वो आज तक इन्होंने दिखाया है, मेरे बार बार इसरार करने के बावजूद। लेकिन नहीं ना आने की जो वजह वो मुझ पे डाली जा रही है। अच्छा, ये बात हो रही थी। गिफ्ट मुझे दे रहे थे। इनको गिफ्ट दिया जा रहा है, गिफ्ट का तबादला कर रहे हैं। 143 पाउंड का वो गिफ्ट था जो कि अब मुझ पर डाल दिया गया है कि अब अल्लाह ही खैर करे। ना मैंने देखा है, ना मैंने सिलेक्ट किया है, और बार बार इसरार तो किया मैंने, लेकिन वो बात हो रही थी। गिफ्ट दिखाया भी नहीं जाता। राव सबसे पहले वो आपका आपसी मामला है, जरा मौसम की सूरत हाल पे आ जाओ। एसी चलाया था रात को? नहीं, बंद करना पड़ा रात को। उसकी वजह ये थी कि रात को बस मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट में ही उसने कहा कि बस भाई बस आज नहीं, तो वो शुक्र है अल्लाह का कि बंद हुए। अदरवाइज तो बड़ा मसला आपको पता है कि रहा है कि एक सबसे जो अच्छी बात है पिछले 2-3 दिन से ह्यूमिडिटी कम हुई है, और जो हब्स की शिद्दत है वो अब आज सुबह जब मैं ग्राउंड गया हूँ तो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और बल्कि ये भी बात हम कर रहे थे कि आज ग्राउंड चूंकि इरफान भाई भी जाते हैं तो ये नहीं जा सके पार्क। इस मौसम में भी वॉक करने चले एग्जैक्टली इस मौसम में जबरदस्त, बड़े कमिटेड लोग हैं भाई। तो बहुत फ़र्क था वेदर का, बल्कि आज तो ग्राउंड जाते ही सुभान अल्लाह की सदाएं हर किसी के मुंह से निकल रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। और चूँकि अब जो एक देसी महीना कहते हैं वो अस्सू दे रंग निराले, दिन नू धुप्पां रात नू पाले, तो वो अब शुरू भी चूँकि होने जा रहा है, उसका पख भी लग चुका है। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, शदीद गर्मी जो है उसकी लहर कम हुई है। इरफान साहब एसी चलाया फिर? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। मैंने शुक्र अदा किया कि वाकई बड़ी ब्लेसिंग अब लगती है कि एसी ना चले और वेदर अच्छा रहे। वाकई ये ब्लेसिंग लगती है। मुझे ऑनेस्टली वैसे अपनी अपनी नेचर होती है, मुझे बंद कमरों में रहना वैसे नहीं अच्छा लगता। दरवाजे खुले हों, बाहर आप बालकनी में जाके बैठे, सुकून वाला माहौल ऐसे ही है। ऐसे ही है प्लेजेंट वेदर, ये इसी को कहते हैं ना कि अच्छा एक मौसम हो और उसमें ना आपको गर्मी की फील हो ना ज़्यादा सर्दी की फील हो, एक अच्छा माहौल हो। और उससे आप देखें कि पूरा लाहौर इस वक्त जो है, आप किसी से भी बात करके देखें आपको यही लगेगा कि हर शख्स बीमार है। उसकी बीमारियों की एक बड़ी वजह इस वेदर में एसी का चलाना भी है। डॉक्टर हजरात तो इस बात को नहीं मानते क्योंकि डॉक्टर हजरात ने तो अपना इससे अर्निंग है, बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। वो तो कहते हैं नहीं। मैं और ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर के पास बच्चों को लेके गया, उनकी जब फीवर वगैरह हुआ तो उससे मैंने ये बात की, तो कहता नहीं एसी वाली तो कोई बात नहीं, आपके ऑफिस में नहीं चलता, आपकी गाड़ी में नहीं चलता, तो आप बच्चों को क्यों मना कर रहे हैं कि वो क्यों ना चलाएं। तो ये चीज़ें जो हैं ये वाकई डिस्टर्ब कर रही थी कि रात को आप सोते हुए एसी चलाते हैं तो सुबह आप जो है हर एक बच्चों के साथ तो बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। लेकिन अब जो है ये जो वेदर चल पड़ा है, जैसे अभी देसी महीने का जिक्र हुआ, भादों का आज 16 तारीख है इसकी, और इस वेदर के अंदर कहा जाता था कि धूप जो है
वो स्किन डैमेज करती है, इतनी तेज़ धूप हुआ करती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं, इसमें होंगी एनवायरमेंटल चेंज जो है वो आया, बातों के खत्म होने के फौरी बाद जो आएंगे वो 15 दिन आपको वो दिन के टाइम वो डिस्टर्ब करेंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ये है लेकिन ये हब्स एलिमेंट नहीं होगा, हब्स नहीं इवन है। देन आप पंखे के सामने बैठे हैं तो आप राहत महसूस कर सकते हैं। अब आइंदा चंद साए में आप बैठे हब्स बिल्कुल खत्म होता हुआ दफ्तर से जाते हुए ना बड़े खूबसूरत बादल थे, यकीन माने ड्राइव करने का भी मजा आ रहा था। और मैं आपको थोड़ी सी बात करूंगी बारिश के बाद की सूरत हाल की। आज की पहली खबर की तरफ आते हैं और इसकी डिटेल्स इरफान की तरफ जाएंगे। इरफान बताइएगा, अब रिलीफ देना है और लेस्को अफसरान की कल मीटिंग हुई है, FIA भी, क्या डिटेल्स है खबर की? इस हवाले से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताना पड़ेगा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से FIA को ये टास्क दिया गया था कि जो ओवर बिलिंग की गई है क्योंकि इस बात का इंकशाफ जब उन्हें हुआ कि अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए सिर्फ 1 साल के दौरान निकाल लिए गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्योंकि उन्हें खुद इस चीज़ का एहसास है कि गरीब आदमी किस तरह जो है वो सफ़र करता है, बिल किस तरह पे किए जाते हैं, ग्रॉसरी किस तरह ली जाती है, ये सब वो प्रैक्टिकली करके वो कर चुके हैं। लिहाजा उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं था कि अवाम की पल्स को समझना। जब उन्होंने पल्स को समझा तो उसके बाद उन्होंने इस इदारे FIA को ये एक्टिव किया कि आपने ओवर बिलिंग का ख़ात्मा करना है और उसके लिए आपको जो कुछ करना पड़े, किसी के ख़िलाफ़ FIR करनी है, किसी को गिरफ़्तार करना है, जो कुछ आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अवाम को रिलीफ दें। ठीक है। और उसका असर ये हुआ कि हमने देखा कि 1 साल के दौरान जो 83 करोड़ से ज़ायद यूनिट ओवर बिल किए गए थे सिर्फ लेस्को के, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा हुआ कि 100% वो तमाम के तमाम यूनिट्स अवाम को वापस दिए जा चुके हैं। उसके बाद आपने शायद सिप्रा की कुछ खबरें सुनी होंगी कि दोबारा से टास्किंग की गई है लेस्को जो अमला है, डिपार्टमेंट है, उसमें कहा गया है कि आप जो लैंड लॉसेस जो हैं इसको कम करने के लिए ओवर बिलिंग जो कर सकते हैं। जब ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद तो वज़ीर दाखिला का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उनकी तरफ से FIA को और मुतलका जो डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री और वज़ीर आज़म तक उन्होंने ये बात पहुँचाई कि इस तरह नहीं चलेगा कि आवाम को रिलीफ दिए बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। एक तो बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, ऊपर से हम ओवर बिलिंग भी करें तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो उसके बाद उन्होंने FIA को कहा कि आप हर जो FIA है, हर जोन है, वो अपने अपने जोन में जितने भी लेस्को डिस्कोज या जितनी भी कंपनीज हैं उनके स्टाफ को बुलाएं, उनके जो जिम्मेदारान हैं उनको बुलाएं और उनसे ये बात करें कि अगर किसी जगह के ऊपर भी ओवर बिलिंग की शिकायत आई, किसी जगह के ऊपर भी कोई ऐसी कंप्लेन आई कि लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए कल डायरेक्टर FIA सरफराज बेग की जानिब से लेस्को के जो इंतज़ामिया थी उनको बुलाया गया और उनको इस बात की वार्निंग दी गई और उन्होंने बताया गया कि अब तक जितने भी मुकदमात हुए हैं उसमें आप देखें कि कोई भी लेस्को का जो एहलकार गिरफ्तार हुआ आज तक उसकी ज़मानत नहीं हुई, ऐसे ही और वो पाबंद सलासिल हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर किसी जगह के ऊपर भी कंप्लेन आई, क्योंकि ये बाज़गश तब भी चल रही है कि नेक्स्ट जो बिल आ रहे हैं आप एक हुकूमत रिलीफ भी दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी रिलीफ दे रही है, दूसरा अगर आपने अपने लाइन लॉसेस कम करने के लिए कुछ ऐसा आवाम के ऊपर बर्डन डाला तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसमें ये वाज़िया वार्निंग दी गई है लेस्को हुक्काम को कि अगर किसी जगह के ऊपर ओवर बिलिंग हुई या कुछ ऐसा किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको भी सेंसिबल होने की जरूरत है। अगर आपको महसूस होता है क्योंकि बिल आना शुरू हो गए हैं लोगों को, तो आप लोग अपना बिल लेकर जरूर FIA जाएं, कंप्लेन करें, या आपकी दाद रसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है? राव साहब। अब बिल्कुल ये एक दुरुस्त इक़दाम है और वजारत दाखिला, वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से ये काफ़ी अरसा से, आपको याद होगा 83 करोड़ यूनिट्स की बात हुई, फिर पता चला 97 करोड़ यूनिट्स है जो कि जिनमें सिर्फ से 1 साल के जिसमें 1 साल का डाटा, और इस पर कभी माजी में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती इस तरह की कि किसी ने कोई कार्रवाई की हो, किसी के सामने कोई फाइल गई हो कि ये इशू है और ये अवामुन नास का इशू है, ये अवामुल खास का इशू नहीं है, ये अवामुन नास का इशू है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो इसको अक्रॉस द बोर्ड ना सिर्फ काम किया गया बल्कि आपने वापसी की खबरें भी सुनी
कि जो यूनिट्स थे वो वापस हुए, उनके जो ओवर चार्जिंग की गई थी वो, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। अब वफाकी वज़ीर दाखिला के हवाले से उनकी डायरेक्शंस पर काफ़ी चीज़ें आगे को भी ना बार बार जगाना पड़ता है। एग्जैक्टली वो भी थोड़ी देर काम करते हैं, भूल जाते हैं। मैं इसमें जो असल इशू है हमारा वो ये है कि हमारे तहकीकाती इदारों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इस लेवल की नहीं है। जदीद जिस तरह से दुनिया चल रही है, जिस तरह से आप दुनिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को देखते हैं, फेडरल एजेंसीज़ को, उस तरह से FIA नहीं है। आज भी अगर आप FIA में एप्लीकेशन देते हैं, ये तो इस तरह का काम था कि हाई कमान से ये डायरेक्शन थी, तो इस पर थोड़ी पकड़ दकड़ और इस पर कोई एक्सीड हुआ काम, और फिर उसके फिर अब सूरत हाल ये है कि आम आदमी जब जाता है FIA में तो वहाँ पर उसकी दादरसी के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ में बेहतर है कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और कंज्यूमर जो भी शिकायत कुंदा हो, कंप्लेनेंट्स को जब वो एप्लीकेशन दे तो उसके बाद फिर उससे एटलीस्ट कोई राब्ता भी करे। उससे कोई राब्ता नहीं करता। अब मैं इरफान साहब साथ बैठे हैं, एक आपको याद होगा एक एप्लीकेशन हमने दी थी हमारे ऑफिस के हवाले से, वो आज तक अब्दुल रब साहब थे वहाँ पे, आपको याद है? आज तक वो किसी ने हाँ, तो फिर आम आदमी की क्या दादरसी और ये हालात हैं। अब FIA इसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने लोगों को रिलीफ देने के लिए जिस तरह से अपने डेटरेंस कायम किया है, इस तरह से आम आदमी की जो आम शिकायत हैं, अगर आप साइबर क्राइम विंग में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर कितारें लगी लोगों की और उनकी दादरसी के हवाले से एक्सपीडाइट नहीं किया जाता चीज़ों को, यानी पहिए लगवाने पड़ते हैं, किसी को ज़ाहिर है कहलवाना पड़ता है किसी ना किसी से, और उसके बाद फिर जाके वो अस खुद नहीं होता अगर एप्लीकेशन दिया और उसके बाद इसकी सब। लेकिन अगर ओवर बिलिंग के हवाले से अगर आप बात करें तो इस पे अब सारी चीजें जो इस है पे तो देखिए अब वफाकी वज़ीर दाखिला की जो डायरेक्शन है उस पर तो हम वही बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं, ये अभी हम बात कर रहे हैं ओवर बिलिंग के हवाले से। तो ओवर बिलिंग पे 0 टॉलरेंस है। कोई भी जाए कहीं तो क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो इरफान साहब कि अगर बाकी सारे जो इश्यूज हैं उन पर भी 0 डेफिनेटली वो भी होने मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आम आदमी के लिए चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे ये भी देखिए बिल जो है आम आदमी का मसला है, बिल आम आदमी का मसला है, बिल कोई खास आदमी नहीं, ये आम आदमी का मसला है। वफाकी वज़ीर दाखिला की तो हम वही बात कर रहे हैं जो दिलचस्पी की वजह से उसके ऊपर जो है वो उन्होंने इस पर डायरेक्शन दी, तो फिर ये जाके हुआ तो अपने तौर पर भी जाहिर है अगर कोई एप्लीकेशन देता है, अभी भी लेस्को ही नहीं है सिर्फ, बाकी भी डिस्कोस की जानिब से अभी भी जो ओवर बिलिंग है या खराब जो बिला वजह जो बिलिंग है वो भेजी जा रही है और फेक वीडियोस का सहारा लेके ये सिलसिला आम है। और अगर आप अमले के साथ तावन नहीं करते, किसी वजह से आपका खुदा ना खास्ता आपके घर का जो मीटर है वो जल गया है, इस आजकल जिस तरह से बारिशों का मौसम है, मीटर्स में आग लगना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ना हो, और ये हो रहा है। और इसके हवाले से अगर आप शिकायत करते हैं तो उसके बाद फिर बिजली चोरी के हवाले से जो आपको उसका सामना करना पड़ता है, फिर वो अमला कॉपरेट नहीं करता, जिसकी वजह से लोगों को फिर बार बार दफातर के इस टाइम बड़ा इशू ये है कि ऑलरेडी बिल बहुत ज्यादा आ रही हैं, दूसरा आपको जो इजाफी यूनिट्स डाल दिए जाते हैं और उस पर आप चीज़ों को समझें, FIA की जानिब जाएं, रुक करें और अपने बिल ज़रूर ठीक कराएं क्योंकि ये आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खासी परेशान होने वाली खबर है क्योंकि हम तो यहाँ पर सुनते हैं कि जी बहुत जदीद जो है वो तमाम चीज़ें हमारी लाहौर पुलिस के पास मौजूद हैं और हर तरह से जो है वो तैयार भी हैं। अब 10 बड़े अजला में लाहौर समेत कब्जा माफिया, भत्ताखोरों, डकैत गिरोह मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाहौर समेत पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मतलब आपने पुलिस को मैक्सिमम सहूलतें दे दी। IG साहब जितना नवाज सकते थे नवाज लिया, उसके बाद ये इंकशाफात होना इरफान क्वेश्चन मार्क है। वाकई ये क्वेश्चन मार्क है कि एक ऐसे शहर, ऐसा सूबा जिसमें वसाइल की कोई कमी नहीं है, जिसमें फंड की कोई कमी नहीं है, कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, उसके बावजूद ये हालात हों
और ये हुआ कैसे, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि KPIs के ऊपर जो है वो वज़ीर आला पंजाब काफ़ी जो हैं वो सरगर्म थी। उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो चीज़ें हुई और पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। हमारी लाहौर पुलिस सबसे टॉप पे है रैंकिंग में, फ़लाँ शहर हमारा सबसे बेहतर है, फ़लाँ शहर हमारा सबसे बेहतर है, ये किया गया। उसके साथ ही एक रिपोर्ट जो है वो हसास अदारों की तरफ से डिज़ाइन की गई और उसमें बताया गया फैक्ट्स के साथ कि लाहौर समेत पंजाब के 10 ज़िला के अंदर 273 गैंग्स मतलब गैंग्स ऑपरेट, मुनज़्ज़म गैंग जो है ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें बत्ताखोरी, जिसमें कब्ज़ा माफिया, जिसमें डकैती, हाउस रॉबरी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग। हम अपने इर्द गिर्द हर रोज यही बातें सुनते हैं। और उन्होंने कहा कि लाहौर जिसको KPIs में टॉप पे रखा गया है, उस लाहौर शहर की ये हालत है कि उसके 82 गैंग्स यहाँ पे एक्टिव हैं। और लाहौर पुलिस की एवेल्यूएशन उन्होंने जो की, उन्होंने कहा कि इसमें 225 के करीब गैंग मेंबर्स हैं इसके, उसमें से सिर्फ 9 लाहौर पुलिस ने पकड़े हैं। लाहौर पुलिस इतने वसाइल, इतनी बड़ी फोर्स, इतने फंड्स होने के बावजूद वो जो गैंग आइडेंटिफाई किए गए थे उसमें सिर्फ 9 मेंबर्स को पकड़ सकी है, और वो भी सिर्फ छोटे मोटे जो मोबाइल चोर, गाड़ी चोर। किसी बत्ताखोर को नहीं पकड़ा गया, किसी कब्जा माफिया को नहीं पकड़ा गया, किसी हाउस रॉबर को नहीं पकड़ा गया, और पुलिस की तरफ से सब अच्छा की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई। तो ये वाकई एक अलार्मिंग चीज़ थी कि पूरे पंजाब में 273 गैंग्स जो, जिसमें 8 से लेके 10 तक गैंग मेंबर्स हैं, और वो इस तरह इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। बात ऐड करने की, ये सारे पक्के के गैंग हैं, ये कच्चे के गैंग, ये कच्चे के नहीं है, वो कच्चे के ले जाएं, सही कहा। ये सारे पक्के के गैंग हैं। और लाहौर शहर में मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि लाहौर शहर में 83 पुलिस स्टेशन हैं, या ऐड हुए कुछ नए 84 पुलिस स्टेशन हैं। और SHO के चार्ज संभालते ही सबसे पहले फहरिस्त उसके पास जाती है कि इस इलाके में ये जो शख्स है, ये फ़लाँ इसका नाम है, ये कैबा खाना चलाता है, ये जुआ खाना इसका, ये फ़लाँ काम करता है, ये फ़लाँ काम करता है, इसने बत्ताखोरी के लिए लड़के रखे हैं, इसने, जिसके पास इतने शूटर्स हैं, ये शूटर्स के ये नाम है। सारी तफसीलात पुलिस स्टेशंस में मौजूद होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। क्या वजह इसकी? और ना कोई उनसे पूछता है। उसकी बुनियादी वजह जो ये है कि फौरी तौर पे वो SHO आएगा और वो कोई ना कोई फटीक जो उस एरिया के करता धरता जो वेगाबॉन्ड्स होंगे, उनको वो कोई ना कोई फटीक डालेंगे, एक ताल्लुक डेवलप होगा, और फौरी तौर पे उस ताल्लुक की बुनियाद पे 6 माह 8 माह जब तक वो SHO साहब उधर हैं, वो उनको कोई नहीं पूछेगा। ये हर पुलिस स्टेशन में ये 273 तो वो हैं जो मंजर आम पर जो बिल्कुल रजिस्टर्ड होंगे। उसके अलावा इतने लोग हैं कि आए रोज़ आपको वाक़यात नज़र नहीं आते। हमारे रिपोर्टर्स खबरें हमें देते हैं। इरफान साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, ये इंकशाफ हो गया, IG साहब ने, पुलिस ने तो सब अच्छा की रिपोर्ट CM को दे दी, इस इंकशाफ को क्या किसी ने झुटलाया? क्या इस पे किसी का मौक़िफ़, IG साहब का अपना मौक़िफ़ ही कोई सामने आया? बिल्कुल, देखें इस हवाले से जब वज़ीर आला पंजाब को ये रिपोर्ट भिजवाई गई तो उनकी तरफ से आपने 2-3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब और ख़ुसूसी तौर पर लाहौर, इसमें क्रिमिनल्स जो हैं इनका ख़ात्मा किया जाए, जो रोड के ऊपर जो है सेफ्टी इसको इंश्योर किया जाए, डाकू ना यहाँ पे आपको नज़र आए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप शायद ही कोई बंदा ऐसा आपका जो मिलने वाला होगा फैमिली में, ऑफिस में, जिसके साथ किसी ना किसी के साथ जो है वो स्नैचिंग की, रॉबरी की जो इंसिडेंट ना हुआ हो। हर शख्स जो है इससे मुतासिर है। और क्योंकि मैं जैसे इस हवाले से पहले भी बात करता हूँ कि कुछ पुलिस ऑफिसर तो इस हद तक खुल के बात कर लेते हैं, वो कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब तो अभी सीख रही हैं, और ये वो पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को काफ़ी ट्रस्ट है कि अच्छा। ये मेरे अपॉइंट किए हुए हैं और ये लोग जो हैं ये मेरी टीम है। वो कहते हैं कि वज़ीर आला अभी सीख रही हैं, उनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जब सूरत हाल होगी, जब पुलिस ऑफिसर जिसको उन्होंने खुद ही अपॉइंट किया होगा वो इस तरह की बातें करेगा कि अभी वो सीख रही हैं, तो फिर वो आप सोच सकते हैं कि उनको जो झूठ सच होगा वो बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक मैकेनिज़्म होता है, वज़ीर आला पंजाब को सिर्फ एक
डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती, उनके पास और भी ज़राए हैं, जैसे ये रिपोर्ट है, ऐसे स्पेशल ब्रांच भी है, बहुत से और डिपार्टमेंट भी हैं जो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब वज़ीर आला इन तमाम रिपोर्ट्स को अगर बगौर तसल्ली के साथ इसको देखेंगी, इसका मुआयना करेंगी, तो उसके बाद उनको रियलिटी जो है वो नज़र आनी शुरू होगी कि जो उनको रिपोर्ट्स आईजीपी साहब की तरफ से दी जा रही हैं, लाहौर पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं, दीगर डिपार्टमेंट्स की तरफ, पुलिस अफसरान की जानब से दी जा रही हैं, तो उसकी एवेल्यूएशन के लिए ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं इसके ऊपर अगर काम होगा तो फिर ही काम ठीक होगा। इरफान साहब, चीफ मिनिस्टर को वो तमाम चीज़ों उनसे उन अच्छी चीज़ों से आगाह किया जाता है जो कि वो करते हैं, और उसके बाद फिर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, यानी कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को मेंटेन करना है, किस तरह से जो रॉबरीज़ की बढ़ती हुई वारदातें हैं इनको कम करना है, किस तरह से रोड सेफ्टी को इंश्योर करना है कि रोड सेफ्टी हर सूरत में लोग सफ़र करें और बेवकौफ़ ख़तर जो है वो सफ़र कर सकें। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ मिसगाइड किया जाता है चेयर को, ये बुनियादी वजह है, और कहा यह जाता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बड़ा बेहतरीन है, लेकिन हकायक उसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से ये इसी तरह से अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए जो बड़े अफसरान हैं वो, लेकिन इसमें शहरी कितने अनसेफ हैं और हम किस तरह से लोगों को देख रहे हैं कि परेशान हैं, इस चीज़ का तो लाजमी तौर पर देखना होगा, और अगर यही हालात रहे तो महफूज यहाँ पर कौन रहेगा, कोई भी नहीं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। अच्छा जी, खबर ये है सियाहती मरकज़ और क्राफ्ट बाजार भी कायम किए जाएंगे। भाटी गेट बहाली प्रोजेक्ट पर काम शुरू, ये बहुत अच्छा होगा जी राव साहब। बिल्कुल जी, होगा तो अच्छा, अगर हो जाए तो अच्छा। ये पिछले कुछ 10-12 साल से 15 साल से हम सुन रहे हैं कि जो अंदरून शहर की बहाली है, ये पहले वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर थी, अब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ पंजाब गालिबन हो चुकी है। तो उसके जो डीजी हैं वो 2009 से या 10 से वो रिटायर हुए थे, 10 या 11 में शायद, तो उनको भी तकरीबन 1.5 डेकेड जो है वो हो चुका है वहाँ पे। और अब तक अगर आप जाकर देखें शहर में, जब से ये आप बातें सुन रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इतनी ग्रांट दे दी, फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ़लाँ पोर्शन के लिए इतनी ग्रांट दे दी, रिम मार्केट शिफ्ट, रिम मार्केट उधर गई, ख़त्म हुई, डिमोलिश हुई, ये हुआ, आपको आज आके सिर्फ एक वो सूरजजान, वो जो गली है सूरज सिंह, कौन सी वाली गली? सूरजन सिंह, वो एक गली शोखे के तौर पे, या शाही इमाम को आप उसकी रेनोवेशन आप देख सकते हैं, नहीं बारूद खाना, उसके अलावा आप गिन सकते हैं ना, 3, 4, 5, 6, 10 पॉइंट होंगे। ये क्या लेकिन तारीखी चीजें हैं ना, 10, 12, 15 पॉइंट्स, चलें 20 पॉइंट आपकी बात मान डबल कर लेते हैं। नहीं, लेकिन वैसे राहुल साहब की बात से मैं एग्री करती हूँ, वो 2-3 जगह हैं जिनको बता दिया। मुझे बताएं कि ये आए रोज हम सुनते तो हैं कि 12 दरवाज़ों की बहाली का काम होना है, अब स्पेसिफिक इसको भाटी गेट को, ये अंदरून शहर में जितनी गैर कानूनी तामीरात हैं वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर के नाक के तले हुई है। पाबंदी है बेसमेंट्स पे, लेकिन वहाँ पे बन रही हैं कई तारीखी इमारतें, ज़मीन बोझ हो गई हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं। ये भी वही चक्कर है, और सबसे ज़्यादा ये भी वही चक्कर है कि चेयर को, ये भी वही चक्कर है, चेयर को हमेशा चक्कर देते हैं। चेयर को कहते हैं कि हमने तो बड़ा ज़बरदस्त, चेयर को कोई ना कुछ दिखा देते हैं, वो काम आता है, चेयर को खुश करने के लिए काम आता है इनको, ये बात, ये स्पेशलिटी है। शहर में प्लाजे दर प्लाजे बन जाएं, शहर में पार्किंग ना होने के बराबर हो, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के कान पर जूं तक नहीं दिखती। लेकिन अगर चेयर ने कुछ पूछ लिया तो चेयर को खुश करने के लिए इनके पास इतना सामान है, यानी आप हैरान, स्याहों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चेयर को खुश करने के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने वो प्रेजेंटेशंस जो है वो बनाई होती हैं। तो अब गुजारिश ये है, अगर ये प्रोजेक्ट बनाया है 24 का, ये कह रहे हैं कि ये 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा, और 1730 मिलियन रुपए इस पे लागत आ रही, जो कि वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से बहुत सारे। फिर एक चीज़ जो मिस कर गए, छतें गिरने के वाक़यात भी आपको अंदरून शहर में नज़र आते हैं। वो इनकी जिम्मेदारी है, जो पुरानी इमारतें हैं उनकी बहाली पे ये काम करें। लेकिन कैसी ज़बरदस्त बात है कि काम सारा अंदरून शहर में, लेकिन दफ्तर लानस रोड पे।
और ये आज से नहीं है। और डीजी, हाँ आज से नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि डीजी जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठ मैं कह रहा हूँ कि डीजी क्यों सूरजन नहीं, सिंह नहीं सीट के अंदर वहां वो पे क्यों नहीं, उस्मान की बैठक में बैठा करें। नहीं वो उस्मान की बैठक में बैठा करें। उस्मान की बैठक में ना ही बैठे, वहां पर काफी स्पेसिस हैं, अगर वहां पर जाएंगे तो अगर एक इदारे का सरबराह किसी जगह पर जाएगा तो फिर उसे इश्यूज को एड्रेस करना भी आसान होगा। वो उन्होंने एक अपना सिस्टम रखा हुआ है जिसके तहत उनका, लेकिन है ना इसमें देखें अच्छी चीज़ ये है कि एप्रिशिएट करना चाहिए कि 194 के करीब जो है वो तारीखी इमारतों में से 35-36 जो है इसके ऊपर जो अब काम किया जाएगा। राव साहब ने जैसे पहले कहा कि 5 से 10 होंगी, 20 होंगी, लेकिन अब ये 35 जो ऐसी तारीखी इमारतें हैं जिसके ऊपर काम होगा। और ये बात नो डाउट ठीक है कि वहाँ पे तमाम जो अगर अंदरून शहर देखा जाए तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारा कमर्शियल हो चुका है। वो गिनती के कुछ घर होंगे जो वहाँ पे अब पुराने लोग रह रहे हैं, बाकी सारे लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। वो घरों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर वहाँ पे जो है वो मार्केट्स आ गई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू हो गई, बेसमेंट बनने शुरू हो गए। वाकई नो डाउट ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि दीवारें गिरती हैं, छतें गिरती हैं, वो लोग मुतासिर होते हैं, साथ वाले भी मुतासिर होते हैं, वो लोग खुद भी वहाँ से नहीं जाना चाहते। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जिनको कहा गया कि आपका घर जो है वो इस वक्त डिमोलिश होने के करीब है। 400 से ज़ायद जो है वो 450 के करीब जो है, 475 से ज़ायद ऐसी बिल्डिंग्स हैं अंदरून शहर के अंदर जो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। और इनकी पॉइंटेशन आज से नहीं है, ये पिछले 4, 5, 6 साल पहले से पॉइंटेशन करके, क्योंकि मौसम बरसात के अंदर वहाँ पे आप जैसे बेसमेंट्स की बात करते हैं, इन बेसमेंट्स की वजह से, इन बेसमेंट्स की वजह से पानी वहाँ पे सीवरेज का इशू, पानी की वजह से जो अंदर सारी डिस्ट्रॉय हो रही हैं पुरानी बिल्डिंग्स, वो तमाम इश्यूज हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी करना चाहिए कि अगर किसी की जगह डिमोलिश हो रही है या डिमोलिश होने के करीब है, गिरने के करीब है, तो उसको वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस अथॉरिटी को उनको सेटलमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें देनी चाहिए। ये ना हो कि आप उनको कहें भाई आप घर से निकल जाएं, हम आपका घर जो है रेनोवेट करना चाहते हैं। जब उसको अल्टरनेट नहीं देंगे तो वो लोग नहीं जाएंगे। यही तो इशू है बिल्कुल। और उसके साथ साथ लिटिगेशन के भी काफ़ी इशू है। जैसे आपने बात की कि वहाँ पे बहुत सी टायर रिम मार्केट थी, फ्ला मार्केट थी, इन मार्केट्स को हटाया जा रहा है, इंक्रोचमेंट है। ये इन तमाम चीज़ों के पीछे भी आपको लिटिगेशन जो है वो नज़र आएगी कि लोगों ने अदालतों के अंदर वो केसेस चल रहे हैं, किसी जगह पे स्टे है, किसी जगह के ऊपर अदालतों ने ऑर्डर दिया हुआ है कानून। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। थाना लोहारी जो है वो तो वॉल सिटी के अंदर नहीं आता, वॉल सिटी से मतलब कि बिल्कुल वो उसकी बाहर वाली साइड है। उस बिल्डिंग उसकी बननी थी आज से 8 साल पहले, वो बिल्डिंग 10 साल पहले वो बिल्डिंग बनना थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ एक मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद में उसका काफ़ी हिस्सा डिमोलिश हो गया पुलिस के साथ और उस बिल्डिंग के साथ। लिटिगेशन 10 साल से वो पेंडिंग रही और वो थाना नहीं बन सका। और थाने का जो एसएचओ था बेचारा, उसको बाहर 2 कंटेनर रख के दिए गए कि भाई तेरी बिल्डिंग नहीं बन रही अभी, तो तू इस कंटेनर के अंदर रहा। चुका अपना थाना तो वो बेचारा कुछ 4 साल तक उन कंटेनर में रहा। ये वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी आए, इनकी जानिब से कहा गया कि थानों की बिल्डिंग जो है वो इसको ठीक किया जाए। आप बिलीव करेंगे कि कुछ दिनों के अंदर पता चला कि वो लिटिगेशन का इशू भी हल हो गया और वो बिल्डिंग वहां पे बन गई और अब वहां पे इरफान साहब मैं इसमें इंटरेस्टिंग बात करूं। हम अंदरून शहर के हवाले से बड़ी तशहीर तो करते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन क्या वहां पर हम टूरिज्म के लिए कोई सहूलियत दे रहे? ये आप कह रहे हैं ना, उनसे पूछें। अच्छा सुने, अच्छा मैं आप अभी शाही किले की तरफ जाएं तो आपको वहाँ पे बगिया भी नजर आएंगी, आपको वहाँ पे वो भी आएंगे जो गार्ड सेगमेंट है, वही चीजें, ये पार्क का सेगमेंट है, सेगमेंट की चीजें आपने पिछले 10 सालों से वहाँ पर पार्किंग प्लाजाज प्लान किए हुए हैं, आज तक नहीं आप बनवा। देखिए आपके पास पार्किंग प्लाजा वहाँ पे अगर रंगदार पार्किंग प्लाजा डी प्लाजा देखे तो वो आपको कभी वहां पे नजर नहीं आएगा फुल, सुबह दोपहर शाम वहां पे फुल नहीं होगा, लोग नीचे गाड़ी के बाद कुछ बन भी नहीं सका, उसके अलावा कुछ नहीं उसका लोग यूटिलाइज नहीं करते। आपको ये ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी ये टूरिज्म का ही हिस्सा है। सारी अगर वहां पे अगर कोई बंदा चला जाता है तो यकीन करें वो कहता है कि इस अजाब खाने में मैं इधर से आने से बेहतर है कि आप बाइक पे नहीं जा सकते हैं, आप बाइक पे नहीं जा सकते। ये है कोई वॉकवेज इस तरह के एटलीस्ट बना देंगे जहां पर। चलिए राव साहब, आई विश आपकी सजेशन को सुन ले, लेकिन इस पे अमल नहीं होने वाला क्योंकि हम तो साल हर साल से ऐसे ही देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा जी, खबर हमारे पास क्या है? मैं तीसरी खबर पे पहले आ रही हूँ क्योंकि हमने भाटी गेट वाले प्रोजेक्ट की बात की तो कुछ चीजें जो साथ जुड़ी हैं। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 20 प्रॉपर्टीज सील। लाहौर में पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर टीपा का ऑपरेशन जारी। मतलब ये रॉन्ग पार्किंग की इरफान साहब बात हो रही है? हाँ जी, रॉन्ग पार्किंग से आगे बढ़ के है ये हर जगह पे। वो सताए हुए थे, बता दें आप, सताए हुए थे, परेशान थे, उनके अंदर का दुख जाके है। जी राव साहब, जी चलें आप बात नहीं आप बता लें डिसाइड करते रहे। 8 मिनट हमारे इसी में गुजर रहे, मसला बहुत बड़ा है। राव साहब आप ही आगाज करें। नहीं, पार्किंग शहर का वैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने तज़किरा हुआ है कि आप बहाली की बात कर रहे हैं तो पार्किंग की स्पेस कौन बनाएगा, उसके लिए किस इदारे की जरूरत है आपको। लाहौर शहर के में 11 ऐसी साइट्स थी। अब देखें, एक बिल्डिंग है उसके बाहर लिखा हुआ है अवाने अदल, यानी इतने अदल होता है, और उसके बाहर क्या होता है, वो अदल सड़क के साथ नहीं कर रहे। उन्होंने इतनी हटदर्मी का मुजाहरा है, सिर्फ एक पैसेज उन्होंने लोअर माल का छोड़ा। जितना मर्जी, क्योंकि हमारे स्कूल का रास्ता जितना मर्जी उनको कह ले, वैसे वो कानून और आइन की बात बड़ी करते हैं, लेकिन जब बात अपने पर अमल दरामद की आती है तो उस पर जीरो है। अब वो सारा एरिया इस तरह से चौक हुआ पड़ता है कि आप वहां से एम्बुलेंस का गुजरना भी मुश्किल होता है। सिर्फ ये टीपा किसके खिलाफ सिर्फ ये टीपा मुख्तलिफ मकामात पर जो बनाए गए पार्किंग साइट्स हैं, इलीगल पार्किंग साइट्स अगर किसी ने बना लिया किसी प्लाजे के बाहर, रूल्स ये हैं कि अगर यहाँ तो हर जगह पर इलीगल बनी है। रूल्स ये हैं, हम मुतासर जब से इन्होंने लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई है, एक आपने अगर प्लाजा बनाया है तो प्लाजे के जो आगे जो स्पेस छोड़ी जाती है पार्किंग, वो आपकी, और जो सरकार की सड़क का हिस्सा आएगा जो पार्किंग में बचेगा वो आप लाहौर पार्किंग कंपनी वहाँ पर ऑपरेट करेगी। लेकिन हो ये रहा है कि जहाँ पर भी लाहौर पार्किंग कंपनी में ऑपरेट करती है वो भी एक के बजाय 3 लाइनें वहाँ पे लगवा रही है, तो जिसकी वजह से पूरा शहर महसूस हुआ। इस पर असर नो स्टडी की ज़रूरत है, और पार्किंग के इश्यूज़ के हवाले से जो 2015-16 में 11 प्लाजों की गई तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये जो लोअर माल वाला था ये भी हल होना था। और टाउन हॉल के प्रेमिसेस में 2 मुख्तलिफ कॉर्नर हैं, बैंक रोड और लोअर माल, दोनों जगह पर प्लाजों की जगह मौजूद है। अगर ये इस तरह से बनाते हैं तो बड़ा मसला हल होता है। NCA की पार्किंग, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस की पार्किंग का भी मसला एड्रेस होता है। लेकिन यहाँ पर मसाइल जब तक ये प्लान किया जाता है उस वक्त तक वो इश्यूज़ भी डबल, ना सिर्फ उनकी जो लागत है वो डबल होती है बल्कि आपको 11 की बजाय 22 प्लान करने पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ मसाइल हैं। तो टीपा अपने तौर पर टीपा कुछ भी नहीं होगा, ये भी कागजी कार्रवाइयां सारी। अच्छा हुआ ये, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लिंक रोड पे बच्चों का एक ब्रांड है, बैक टू बैक 2 दिन जाना है, ऐसे हुआ कि चीज़ें चेंज करवानी पड़ी ना। एक दिन जाती हूँ, वो उस शॉप के बाहर में गाड़ी पार्क कर देती हूँ, कोई आता नहीं पार्किंग के लिए। दूसरे दिन उसी टाइम पर, सेम टाइम पर जी पार्किंग वाली पर्ची हाथ में लेकर आ जाती हैं। उसके 2 दिन बाद जाती हूँ, फिर वहाँ कोई नहीं होता। फिर 2 दिन बाद जाती हूँ, फिर वो पार्किंग वाले आ जाते हैं। ये कहाँ किस, उसको मैंने पूछा भाई ये कहाँ की पार्किंग है, तुम 2 दिन बाद यहाँ पर 2 दिन होते नहीं, 2 दिन बाद आ जाते हो, मतलब कि जब दिल करे तो पैसे ले लेने, जब दिल करे पैसों की जरूरत होती है क्या हो रहा है। ये वाकई बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसमें ओपिनियन रखता हूँ कि लाहौर के अंदर अगर पार्किंग प्लाजों की बात की जाए, जैसे हमने बात की डी चौक के अंदर, डी प्लाजा जो है जो रंगमहल में है, लिबर्टी के अंदर वो आपको एक प्लाजा नज़र आता है। इसी तरह आपको एक बाल्टॉन में एक प्लाजा नज़र आता है जो पार्किंग प्लाजा सरकार ने बनाए हुए हैं। इन पार्किंग प्लाजों की हालत आगे जाके देखें आप, वहाँ पे आपको गाड़ियाँ पार्क करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। वहाँ पे लिफ्ट खराब है, शालमी वाले के तो अंदर कोई पार्किंग गाड़ी का सोच से पता नहीं। यही मैं बात करने लगा हूँ आपसे कि हम लोग खुद भी जो है वो इन चीज़ों की फिक्र नहीं करते। हमारा, आप जैसे कह रही हैं कि मैं शॉप के ऊपर गई, मैंने दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर ली, नहीं वो मंतक सामने, मैं वही बात करने लगा हूँ, मैं वही आपसे बात करने लगा हूँ कि अगर हम जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, अगर हम लाहौर के 2-3 बड़े शॉपिंग मॉल की बात कर लें जिनके अंदर अच्छी खासी जो पार्किंग स्पेस है, एक आपको पैकेजेस नजर आएगा, एम्पोरियम नजर आएगा, बाकी जो मॉल है बस यही दो है। वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं, आपको अच्छा खासा पैदल चलना पड़ता है, और आप बड़े शौक से गाड़ी पार्क करके, आपको पता है कि आपकी गाड़ी सेफ भी होगी, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, वहाँ से आप पैदल वॉक भी कर लेते हैं।
इन प्लाजों के अंदर आप क्यों नहीं गाड़ी पार्क करते? इन प्लाजों के अंदर पार्क करने की बजाय आप यही सोचते हैं कि मैं ये शॉप पे 2 मिनट के लिए मैंने रुकना, मैं यहीं पे सड़क पे खड़ी कर लूँगा, ज़्यादा होगा हम एक ड्राइवर भी गाड़ी के अंदर बैठा देंगे, उसे कहेंगे तू बैठ, मैं आया वह 2 मिनट में। ये सोच भी हमें बदलनी होगी, हमें पार्किंग जो है वो पार्किंग पॉइंट्स के ऊपर करनी होगी, फिर हम ये मामला जो है सारे वो ठीक हो सकेंगे। जैसी रही बात ली पार्क कंपनी की, तो ली पार्क के तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि जहाँ जहाँ पे इनको बना के दिए गए पार्किंग स्टैंड के, इनकी वजह से ट्रैफिक जो है वो इश्यूज कम होंगे। जहाँ जहाँ पे भी ली पार्क कंपनी के अपने पार्किंग स्टैंड है, वहाँ वहाँ पे ट्रैफिक का बुरा हाल है, क्योंकि यही लोग जो हैं वो ट्रैफिक के मसाइल का सबब बनते हैं। जैसे बात की गई कि एक लाइन इनको दी गई, सिर्फ पैसे कमाना है। हम अगर क्रीम ब्लॉक मार्केट की बात करें, हम अगर लिबर्टी की बात करें, तो यहाँ पे भी ये ली पार्क लिबर्टी में थोड़ा फिर भी स्ट्रीमलाइन है, क्रीम ब्लॉक की देखिए तो बहुत बुरे हालात ये सारी जगहों के ऊपर इन लोगों की वजह से ही इश्यूज है। माल रोड के ऊपर चले जाएं आप, हाई कोर्ट के बाहर माल रोड को आप संडे के रोज देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी खुली सड़क है और इसका हाल क्या कर दिया हुआ। हल कोई है, तजवीज कोई है, फिर मैं देखिए आप ली पार्क कंपनी बंद कर दें, फिर आपके मामला आप ना एक जैसे लाहौर पार्किंग कंपनी बनी है ना, इसको लाहौर पार्किंग कंपनी की बजाय लाहौर पार्किंग अथॉरिटी को बनाएं, जो कि जो खुद से पैसे जनरेट करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कंट्रोल करने के लिए भी अथॉरिटी बनी है, कुछ नहीं कर रही। ये प्रॉफिटेबल ये हो सकता है अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ मकामात पर गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट भी किए हुए मुख्तलिफ मकामात को पार्किंग प्लाजाज बनाएं। किसी हद तक तो मामला बेहतर हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है कि अब 2018 में अगर आपको 17-18 में अगर आपको 11 प्लाजों की आपकी स्टडी थी, तो अब आपको वो 22 से 24 मकामात पर जाना पड़ेगा। तो आपने वैसे भी लाहौर शहर में तकरीबन 240 जो लीगल साइट्स हैं, लेकिन अगर इलीगल्स की बात करें, इलीगल साइट्स की, तो वो 440 होंगे अनगिनत, उनकी वो तो किसी गिनती में नहीं आते हैं। और जिसका जी चाहता है जहाँ पे टोकन लगा देता है, बहुत फिर ओवर चार्जिंग से शहरियों को तंग किया जाता है। बिल्कुल, और वो मसाइल भुगत कौन रहा है? हम आप मिलकर भुगत रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। शहर के बहुत सारे मसाइल जिनको हम अक्सर कहते हैं कि इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या है जी? आसान सफरी सहूलत ना होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना, ट्रैफिक की बात करें, रॉन्ग पार्किंग की बात करें, स्मॉग के इशू की बात करें, घूम फिर के बात एक तरफ आती है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए तो ट्रैफिक का लोड भी कम हो जाए, स्मॉग का तदारुक भी हो जाए। हर साल हम स्मॉग के निर्गे में आ जाते हैं और इतना जो शदीद किस्म का उसका एक स्पेल आता है जिससे सभी लोग मुतासर होते हैं। सो कहा क्या जाता है कि जी जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना एक बड़ी रीज़न है, गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, धुआं छोटी गाड़ियाँ जो हैं इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न बनती हैं। इसके बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2017 के बाद से अब तक वो प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली सहूलत जो है नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारा ऑफिस इस वजह से भी रिलेट कर सकते हैं। पहले जेल रोड पे था तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर सफरी सहूलतें थी, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा आसानी थी क्योंकि बार बार बसें आती थी और वहाँ पे क्योंकि आपको पता है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। और उसके बाद से हम काफ़ी देर से बास गश्त ये सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, वो भी अभी फ़िलहाल आती नज़र नहीं आ रही हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम होना वक्त की अहम ज़रूरत है। जिस बड़ी तादाद से पब्लिक बढ़ रही है, हमारा दफ्तर यहाँ से जब से शिफ्ट हुआ ना, बहुत सारे लोग हमें परेशान नज़र आते हैं। जो लोग शाहदरा से आते हैं उनके लिए यहाँ तक पहुँचना 2-3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेंज करके, जो सुबह बेचारे हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे पहुँचते हैं उनसे पूछे कि किस अजियत का शिकार होकर यहाँ पे पहुँचते हैं। धूप, आंधी, तूफान, बारिश, आपने तो दफ्तर पहुँचना ही पहुँचना है। सो लोगों के लिए आसानी किस तरह से पैदा की जा रही है? शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और उसका भी एक वाहिद हल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आम करना है। इलेक्ट्रिक बसें, आवाम को आसान सफरी सहूलियात, क्या कोई ख़वातीन के लिए भी प्लान है कि कोई इस तरह की सर्विस लेके आई जाएगी? क्योंकि मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब सीएम थे तो पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया गया था, बहुत अच्छा आइडिया था। इस पे कब से इम्प्लीमेंट होगा जी? हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। मैं तारुफ कराना चाहूँगी वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा शहर है, मसाइल खासे बड़े हैं।
और सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है ट्रैफिक का है। और ट्रैफिक कंट्रोल की जब बात की जाती है तो वाहिद एक नुक्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लगता है कि हमारी पब्लिक के मुताबिक ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ये 2011 में जब BRTs बननी शुरू हुई, पहली BRT बनी, फिर ऑरेंज लाइन बनी, साथ कुछ फीडर रूट स्टार्ट हुए। ये एक्चुअली जो प्लान था ये तकरीबन 1500 बसेस का था जो फीडर रूट्स के ऊपर चलनी थी, ये BRT के अलावा और ऑरेंज लाइन के अलावा, प्लस 2 और ट्रांजिशन लाइन्स थी जो कि बननी थी, जो कि बन नहीं सकी। और ये कब का प्लान था? अब तो मेरे ख्याल से बढ़ जाना चाहिए जितनी जिस बिल्कुल ऐसे ही है। देखें 2016 की आखिरी फिजिबिलिटी तैयार हुई है जो हमें मिली थी जब हम लोगों ने चार्ज लिया 4 मार्च को, तो वो फिजिबिलिटीज़ जो है ना वो अब यूजेबल नहीं रही। उसकी वजह यह है कि 8 साल गुजर चुके हैं, लाहौर का नक्शा चेंज हो चुका है, नई एंटिटीज़ आ चुकी हैं, रूडा आ गई है, CBD आ गई है, लाहौर एक्सटेंड हो गया हुआ है। प्लस उसके अंदर ये है कि बहुत सारे हमारे रास्ते ऐसे हैं जो कि सिग्नल फ्री हो गए हुए हैं, कुछ अंडर पासिस बन गए हुए हैं, तो नए रूट्स की ज़रूरत है यहाँ पे और नई लाइनमेंट्स की ज़रूरत है। तो हम ऑलरेडी ये फिजिबिलिटी करवा रहे हैं और उस फिजिबिलिटी के अंदर हम लोग ये अभी हमने एक पूरा एक ट्रांसपोर्ट वीक किया। आई एम हैप्पी कि ये प्लानिंग सब आप लोगों ने कर ली है क्योंकि ये वाकई हमें इश्यूज की तरफ पेशकदमी लग रही है ना। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट जिसके अंदर अगर हमने एक बस का रूट भी चलाना होता है तो हम फिजिबिलिटी के बगैर उसको नहीं चलाते हैं। ठीक। और हम लोग फिजिबिलिटी भी इस तरह कराते हैं कि हम 3-4 डिपार्टमेंट्स को हायर करके उनसे बनवाते हैं ताकि हमसे कहीं पे भी कोई गलती ना हो। हमने पूरा 1 वीक का ट्रांसपोर्ट वीक किया नेस्पाक के साथ मिलके, जितने लाहौर के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें MCL था, जिसके अंदर आपके LDA शामिल था, जिसके अंदर आपका रूडा, CBD, टीपा, सब स्टेक होल्डर शामिल थे। मकसद सिर्फ ये है कि हम सबको एक पेज पर लेके आएँ। देखिए अगर हम एक रूट के ऊपर बस चलाने का सोच रहे हैं और LDA उस रूट को सिग्नल फ्री करने का सोच रहा है तो एक रिडंडेंट एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अगर हम अपने सारे प्लान्स बना के उसको ओवरले कर लें तो हमारे पास एक नक्शा ऐसा बन जाएगा अगले 5 साल का कि हमें समझ आ जाएगी। एज ऑफ नाउ वी नो कि हमें लाहौर के अंदर कम से कम 1500 और बसेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की अपनी आप पता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं सारी चीज़ों की, लेकिन CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने 40 बिलियन जो है इस दफ़ा ट्रांसपोर्ट सेगमेंट को दिए है अपनी एक्सपेंशन के लिए, जिसके अंदर इट्स नॉट इनफ, वी नीड मच मोर। बट हमारे वही बात है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि अगर हमें तो चाहिए थी 120 या 130 बिलियन चाहिए, लेकिन अगर हम वो सारा हम ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में डाल देंगे तो आपके हेल्थ केयर की भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके एजुकेशन को भी ज़रूरत है, और डिपार्टमेंट्स भी इंप्रूवमेंट मांगते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, वासा को ज़रूरत है। हर डिपार्टमेंट जो है वो पिछले 4-5 साल में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ, तो हमें उसको भी कवर अप करना है। तो अभी हमारी कोशिश है कि हमने 300 बसेस जो हैं उनका हम टेंडर करने जा रहे हैं और देल भी इंशाल्लाह विल वेरी होपफुल देल बी इलेक्ट्रिक बसेस। अच्छा। 27 का हम टेंडर कर चुके हुए हैं, यूटॉन्ग कंपनी ने वो टेंडर विन किया है। दीज बसेस आर ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन एंड बाय डिसंबर दे विल बी ऑन द रोड्स। और जो आपने बात की पिंक बसेस की, इंशाल्लाह ये जब हम रूट शुरू करेंगे तो इसके अंदर डेफिनेटली हम ख्वातीन को सहूलत देने के लिए, क्योंकि वर्क प्लेस हरासमेंट एक चीज़ होती है लेकिन ये ड्यूरिंग एक ट्रांजिशन जो हरासमेंट है ना, ये भी बड़ा एक मेजर फैक्टर है। इसके लिए भी आपने देखा CM साहिबा ने 15 ऐप निकाली है, 15 हेल्पलाइन निकाली है। हमने अपनी बसेस के अंदर भी इवन कैमरास फिट कर दिए हैं, स्टेशन पे तो पहले थे ही। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ख्वातीन के लिए ताकि वो भी अपने घरों से निकलें और वो भी वर्क फोर्स का हिस्सा बने और इस मुल्क के। बिलाल साहब, बसों के रूट भी डिसाइड हो चुके हैं? क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि ऑरेंज ट्रेन का, मेट्रो का फायदा तब होगा थोड़े से लिंक रूट अगर लोगों को मिल जाए, जिस तरह मैंने अपने ऑफिस का जिक्र किया कि अगर ऑरेंज ट्रेन से कोई उतर है तो यहाँ तक आने के लिए अगर उन्हें बस मिल जाएगी, लिंक रूट हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये जितनी बसेस आ रही हैं ये सारी तकरीबन आप समझे फीडर रूट बसेस ही आएंगी। ठीक है। ये कुछ तो BRT जो आपकी चल रही है ग्रीन लाइन है उसके साथ अटैच हो जाएंगी, कुछ वो हैं जो कि ऑरेंज लाइन से अटैच हो जाएंगी, पर अगेन 300 बस के साथ सारे रूट कवर नहीं हो सकेंगे। बट वी आर होपिंग, हम एक कोई फार्मूला ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर शायद हम कोई इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करें कि वो आके हमें कोई बसेस दें और उसके थ्रू हम उनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता पे ऑफ करते जाएं। सो वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। कोशिश हमारी ये है कि नॉट ओनली लाहौर बट 10 बड़े शहर जो हैं पाकिस्तान के, पंजाब के, जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर हैं आपके, उन सब के अंदर हम चाह रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट पूरी करें। बिलाल साहब, इलेक्ट्रिक बसें आना बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्मॉग का इशू बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सो मुझे ये बताएं, क्या हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारा एनवायरनमेंट इन इलेक्ट्रिक बसों को सपोर्ट करेगा? ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक बसें आएँ, उनमें इश्यूज हों और उनको हम ग्राउंड करते जाएं। नहीं, देखें इसके ऊपर भी प्रॉपर एक स्टडी कंडक्ट हो चुकी हुई है। देखिए हमसे मिलता जुलता एनवायरनमेंट इंडिया के बहुत सारे शहरों का भी है। इवन इंडोनेशिया के कुछ शहरों का एनवायरनमेंट लाहौर जितना ही, मतलब वहाँ पे इतनी ही बारिश होती है, इतनी गर्मी होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। चाइना के कई शहर उनका भी यही ऐसे ही है। सो हमने सबकी कंपैरेटिव स्टडीज़ की हैं। इवन कंबोडिया के कुछ शहर हैं जो कि जिनको हम सिस्टर सिटी कहते हैं लाहौर का,
वहाँ पर भी सब पे अब इस टाइम पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। सो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट सो न्यू, पिछले 8-10 साल से ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लोग चला रहे हैं। देखिए हमारे पास एक फ़ैसला था, फ़ैसला ये था कि या तो हम दोबारा डीजल हाइब्रिड बसेस पे जाते हैं, और ये बसेस आती हैं 12 साल के लिए। तो 2036 में अगर मैं और आप बैठे होते तो आप सवाल करते कि अभी तक आप डीजल बसें क्यों चला रहे हैं, तो हमारे पास उसका जवाब कोई नहीं था। दुनिया शिफ्ट कर चुकी है, हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई हमने 27 बसेस एज अ पायलट प्रोजेक्ट पहले हमने मंगवाई हैं। वो दिसंबर में जब सड़कों पे चलना शुरू होंगी तो इफ़ देयर एनी डिफिकल्टीज विल इमीडिएटली नो, और हम उनको थोड़ी सी ट्विकिंग करके हम उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक करके। सही। आवाम को क्या सहूलत दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी? ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक बसें आई हैं तो इनके किराए भी ज़्यादा होंगे? नहीं नहीं, किराए तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होंगे जी। देखें ये एक ऐसा सेगमेंट है, 2011 में अगर 30 रुपये का टिकट था तो आज भी 30 रुपये का टिकट है, शायद अभी जाके कुछ 35 रुपये का उन्होंने कुछ रूट्स के ऊपर किया है। तो ये तो हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि आवाम की ज़रूरत की चीज़ है, और ये वो लोग जो इस पर सफ़र करते हैं, वो अगर हम कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं सब्सिडी कम करने का बड़ा आसान तरीका है जी, 50 रुपये कर दें सब्सिडी आधी हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन बात ये है कि वो लोग जो इस बस पे सफ़र करते हैं उनसे पूछें क्या वो डेली का 50 रुपये अफोर्ड करते हैं यहाँ पर पे करना। तो मेजॉरिटी लोग जो बसेस में सफ़र करते हैं उनका जवाब नहीं पे आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस आएंगी। हम अभी एक लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो एक ईवी पॉलिसी देना जा रही है, जिसके अंदर हमने बाय 2030, 2040 हमारी कोशिश है कि जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 80% उसमें इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो, और इवन जो आपकी आज प्राइवेट व्हीकल्स गाड़ी सड़कों के ऊपर है उसमें भी 30-40% शिफ्टिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड के ऊपर। बट इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द ईवी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ईवी पॉलिसी अच्छी आ जाती है जिसमें आपको फिक्स रेट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, तो फिर तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम कोशिश करके सब्सिडी को भी इन्हीं पैसों में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सही। कुछ मुझे हालात बता दें, जब ये स्टार्ट हुई ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बसेस, बड़े ज़बरदस्त हालात है। अगर आप इनके स्टेशंस देखें, अब वो नहीं है। ये हमारा फॉलोअप का रुझान क्यों कम हो जाता है? हम एक चीज़ लेकर आते हैं और बाद में, नो डाउट आवाम का भी उसमें हिस्सा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, लेकिन उसको ठीक रखना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल जी, उसको ठीक रखना चाहिए। देखें अगर आप ऑरेंज लाइन की बात करें तो ऑरेंज लाइन तो हमारी प्रीमियम लाइन है जी। ऑरेंज लाइन के स्टेशन अगर आप देखें जाके या उनकी फैसिलिटीज़ देखें तो दे आर वेरी अप टू ग्रेड। मतलब शायद जिस दिन पहले दिन बने थे उतने नहीं होंगे, बट 80% कैपेसिटी पे उसी तरह नए ब्रांड न्यू तकरीबन वो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम मेट्रो लाइंस की बात करते हैं, जो हमारी बसेस चल रही हैं ना सिर्फ लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, इनका बड़ा बुरा हाल है। इनका बुरा हाल होने की वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, अगर आप अपने घर की मेंटेनेंस छोड़ देना तो 3-4 साल में घर तबाह हो जाता है। ये वो प्रोजेक्ट थे जिनको फेल करने की कोशिश की गई जानबूझ के, कि बताया जा सके कि नून लीग ने खराब प्रोजेक्ट लगाया और देखिए ये सब तबाह हो चुका हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको बताऊँ, ये जो BRT बनी है, जो ग्रीन लाइन बनी हुई है, ये ट्रेन ग्रेड है। ये हमने उस टाइम पर ये प्लान कर किया था कि अगर लेटेस्ट स्टेज के ऊपर कभी ट्रेन वगैरह ऐसी हों जो कि हम सस्ती ला सकें, तो हम इसको बाद में बजाय सके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, इसी को हम बसेस को रिमूव करके इस पर ट्रेन चला देंगे। जो स्टेशंस की आपने बात की, उनकी अपग्रेडेशन हमने शुरू की हुई है। शदरा का स्टेशन नया बन चुका हुआ है, कज़ाफ़ी स्टेडियम पे काम चल रहा है। उसके ऊपर बड़ी एक मेजर कॉस्ट आती है, और वो कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि वो इकट्ठे सारे हो नहीं सकते हैं। अभी हम इवन स्टेशन को सोलराइजेशन के ऊपर लेके जा रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम विल बी द फर्स्ट वन जो कि ज़ीरो उसके ऊपर चल रहा होगा इंशाल्लाह। और इवेंचुअली हमारी कोशिश तो यही है। आप यहाँ तक देखें कि जो लाहौर की ये ग्रीन लाइन थी, इसका ट्रैक का वो हाल था कि लगता था कि आप पता नहीं कहाँ पर आ गए। तकरीबन 1.1 बिलियन रुपीस लगे अभी इसके ऊपर, जो हमने ट्रैक 70% ठीक किया है। इसी तरह हमने पिंडी का ट्रैक भी ठीक करना शुरू किया। वो जो ब्रिजेस हैं, उन ब्रिजेस के अंदर एक्चुअली वहाँ से पीसीस कंक्रीट के नीचे गिरना शुरू हुए हैं, और उसी पे बसेस चलती जा रही थी और कोई देख नहीं रहा था। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इट्स अंडर वे, और इंशाल्लाह नवंबर एंड तक वो भी ठीक हो जाएगा। कब रवां दवा नजर आएगी? देखिए उसकी फिजिबिलिटी तैयार हो रही है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हम कोई काम फिजिबिलिटी के बगैर नहीं करते। तो हमने उसकी फिजिबिलिटी के लिए हमने अभी एक ADB की हमारी स्कीम है, फिजिबिलिटी स्टडी शुरू होने लगी है। विद इन 3-4 मंथ्स हमारे पास फिजिबिलिटी आ जाएगी। देखिए लाहौर मैंने आपको बताया चेंज हो चुका हुआ है। एक पर्पल लाइन थी जो कि आपकी रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट तक आ रही थी। एक दूसरी लाइन थी जो कि वेलेंशिया तक जा रही थी, जो बाबू साहब तक ख़त्म होती थी जाके। अब शायद हम एक ही लाइन के साथ ये सारे मसले हल कर सकें, शायद हो सकता है। सो हम वो नई फिजिबिलिटी तैयार कर रहे हैं कि क्या हमें वाकई अब 2 लाइन की ज़रूरत है, या हमें 3 की ज़रूरत है, या हमें 1 की ज़रूरत है। तो अलाइनमेंट बहुत जल्द हमें पता चल जाएगी। अभी एज ऑफ नाउ तो हमें लगता है कि शायद पर्पल लाइन पहले बननी है, लेकिन जब अलाइनमेंट हमारे पास फिजिबिलिटी आ जाएगी तो मैं बिल्कुल आपको अपडेट करूंगा और इंशाल्लाह इट विल समथिंग वेरी यूनिक। अच्छा, शहर में हम ट्राम चलने की बात भी सुन रहे हैं, उसकी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐड होंगी तो मसाइल भी हल हो जाएंगे, आवाम को सहूलियात भी मिलेंगी? देखिए जी बिल्कुल, हर बड़े मुल्क के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर ट्राम्स चलती हैं। एक ख़ास
स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके अंदर उनको आप मूव अराउंड करते हैं। अभी LDA ने एक प्रपोजल पेश किया CM साहिबा को कि जी आप यहाँ पर गुलबर्ग के एरिया के अंदर आप ट्रैम चलाएं। अच्छा, हमने उनसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट और की हुई है कि हम खाली गुलबर्ग के एरिया में ट्रैम ना चलाएं, हम जो 2-4 और मेन आपके एरियाज हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो सर्कुलर रोड है या आपके जो बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं, अनारकली वाला या आपका जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, ये वो एरिया, अगर हम वहाँ पर भी हम ट्रैम चला सकें तो हमें वहाँ पर एक तो बसेज नहीं चलानी पड़ेंगी, दूसरा ये है कि एक परमानेंट फिक्सचर बन जाएगा और बड़े ये लो कॉस्ट सोल्यूशन है। अच्छा। ये बड़े आसानी के साथ इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, पर अगेन वही बात है कि इनकी फिजिबिलिटी भी बन रही है। जो हमारी स्टडी हुई है पूरी एक वीक की, उसके अंदर इसकी फिजिबिलिटी भी शामिल थी। सो इंशाल्लाह वी आर कमिंग अप विद द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स को तोहफा दिया गया ई-बाइक्स का, कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, तो स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत अच्छी स्कीम है ये थोड़ी सी इसके अंदर ट्विकिंग वगैरह ज़रूर हुई है कि पहले इसको इट वॉज जस्ट एन इंटरेस्ट फ्री बाइक स्कीम थी कि आपने डाउन पेमेंट खुद देनी है, उसके बाकी जो बैंक चार्जेस हैं वो भी आपने पे करने हैं, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस टोकन टैक्स आपने खुद पे करना है। ये 10,000 से इंक्रीज होकर 20,000 के ऊपर होके आई। ई बाइक्स उस टाइम पे सिर्फ 1,000 थी, लेकिन जब एप्लीकेशन रिसीव हुई, वी रिसीव्ड अराउंड 180,000 एप्लीकेशन, जो कि 6 लाख स्टूडेंट थे, तो हमें तकरीबन आप समझेंगे 33% ने ही एप्लीकेशन डाल दी उसके अंदर। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो थे वो 80,000 थे। फिर हमने बैलेटिंग की, जब हमने बैलेटिंग की हमारे पास डाटा है तो पता ही चला कि ई बाइक्स के लिए तकरीबन 7,200 हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो हमने CM साहबा से रिक्वेस्ट की कि जी ये बच्चियों ने अप्लाई किया हुआ है तो वी शुड इनकरेज देम, तो इमीडिएटली इट वाज डिसाइडेड और वो फिर हमने कैबिनेट से अप्रूव कराया कि 7,200 बच्चियां जिन्होंने अप्लाई किया उन सबको वी विल अप्रूव देम एंड विल गिव देम द बाइक्स। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि डाउन पेमेंट्स थी, ये ई बाइक की डाउन पेमेंट थी तकरीबन 2.5 लाख इसकी टोटल लोनिंग थी, तो इसकी डाउन पेमेंट 75,000 बनती थी। जब वो उनको बताया गया CM साहबा को जी 75,000 इसकी बन रही है और तकरीबन 50,000 जो है वो दूसरी आपकी पेट्रोल बाइक की बन रही है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है और खाली 25,000 डाउन पेमेंट जो है बच्चे देंगे और 50,000 इन केस ऑफ ई बाइक गवर्नमेंट पे करेगी और तकरीबन 20,000 इन शेप ऑफ पेट्रोल बाइक जो वो भी गवर्नमेंट पे करेगी, प्लस बैंक चार्जेस, प्लस आपका वन टाइम टोकन टैक्स, प्लस आपकी नंबर प्लेट, ये जो 10,000 का खर्चा ऊपर आना था वो भी अब गवर्नमेंट पे कर रही है। तो स्टूडेंट्स ने सिर्फ 25,000 रुपया बाइक का पे करना है जो अप्रूव स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने अपनी बाइक लेके अपने घर चले जाना है। और इसकी ई बाइक की हमने पेमेंट भी ऐसे रखी है कि तकरीबन 7,000 रुपये के अंदर विद इंश्योरेंस इसकी पेमेंट पड़ती है मंथली फर्स्ट ईयर के अंदर और 6,800 की सेकंड ईयर के अंदर, और वो इंश्योरेंस उनको इंश्योर करती है अगेंस्ट थेफ्ट, अगेंस्ट एक्सीडेंट। तो हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाई है और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अभी अकाउंट्स ओपनिंग बहुत स्पीड से चल रही हैं, बहुत स्पीड से बच्चे अपने डाउन जमा करा रहे हैं। देखिए, ये इसके अंदर ही होता ही है कि जो लोनिंग स्कीम्स होती हैं इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लग जाता है। हमने लेकिन किया ये है कि अभी हम कुछ हमें इशू ये आ रहा था कि कुछ बच्चों के अभी अकाउंट्स ओपन नहीं हुए थे और वो ओपन करना चाह रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो जिस टाइम पे वो अकाउंट ओपनिंग का टाइम होता है देर इन यूनिवर्सिटीज़, तो अभी हमने बड़ी 11 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा बैलेटिंग थी वहाँ पे मंडे से हमारे एक महीने के लिए हम वहाँ पे BOP के कैंप्स लगवा रहे हैं। सो वी सी के जी अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह एक मेजर चंक जो है निकल जाएगा, बट बाय दिसंबर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस स्कीम को रैप अप करें और इसका फेज 2 लेकर आएं। चलिए जी, दिसंबर में हमें इलेक्ट्रिक बसें भी नजर आएंगी, ये स्कीम भी रैप अप होती नजर आएगी। सो डू यू थिंक कि जितनी बसें आपने दिसंबर तक प्लान किया वो आ जाएंगी तो हमारे कुछ मसाइल हल होंगे? थोड़े बहुत, देखिए 27 बसों के साथ 3-4 रूट चलेंगे, लेकिन उसके साथ होगा सिर्फ ये कि जब वो इलेक्ट्रिक बसेस देखें, बाकी सूबों ने भी इलेक्ट्रिक बसेस मंगाई हैं, फेडरल ने भी मंगवाई हैं, हमारी इकलौती वो स्कीम है जिसके अंदर हमने कंपेटिटिव बिडिंग करके मंगवाई है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर जो बड़ी कंपनियां थी पूरी दुनिया की उनको इनवाइट किया, उन्होंने बिड किया और उसके अंदर यूटोंग वन दैट, जो कि नंबर 1 बस मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का। तो हम ना सिर्फ ये बसेस चलाना चाह रहे हैं बल्कि हम क्वालिटी की बस चलाना चाह रहे हैं, ताकि चाहे हमें बेशक टाइम 6 महीने फालतू लग जाए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि बस जब सड़क पे आके चल जाए तो 10-12 साल तक हमें किसी किस्म का इसके अंदर हमें इश्यूज ना आए। प्लस मैं आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स ही बहुत थोड़े हैं। ठीक है। तो उसकी वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो हम हर दफ़ा सुनते हैं स्कैंडलाइज होता है कि जी पता नहीं रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर पैसे खाए जाते हैं, इसलिए बस खराब हो जाती है, इंशाल्लाह वो भी और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जीरो एमिशंस वाली बस है जी। क्योंकि हमें ये जो मसाइल अभी स्मॉग के सूरत में देखने पड़े हैं, सो एक मेरी सजेशन होगी बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि अब आने वाला जो सीज़न है ये स्मॉग के लिए जो है वो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वो ट्रांसपोर्ट जो कि बिल्कुल जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, हमारे
यहाँ रिवाज ही नहीं है। मतलब मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मुझे आज तक किसी ने रोक के नहीं कहा गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाएं। इन चीज़ों की तरफ भी हमें आना होगा। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ इसके ऊपर। देखिए हम तो काफ़ी, जिस दिन से हमने गवर्नमेंट CM साहबा ने संभाली है या मिनिस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो संभाला है, दिन रात काम चल रहा है। देखिए हमारे पास कहीं लॉ ही नहीं था कि ये प्राइवेट गाड़ियों को भी हमने चेक करना है। सिर्फ गाड़ियाँ जो चेक करने वाली थी वो जो आपकी हैवी व्हीकल्स या आपकी बसेस थी। अच्छा, वो भी सिस्टम जो था वो भी एज इट इज़ बहुत ज़्यादा एक आउटडेटेड तरीके से पेपर वाला आप लेके फिर रहे हैं, अप्रूवल लेटर, वो फोर्स भी हो जाते थे, उसके अंदर मसाइल भी आते थे। अभी हमने, क्योंकि पूरे पंजाब में बहुत मेजर स्कीम चल रही है सेफ सिटी की, तो हमने एक तो सेफ सिटी के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया। ऑल व्हीकल्स जिनके पास, हैवी व्हीकल्स की बात करूँ, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, उनका QR कोड जो होगा वो हम गाड़ी के ऊपर फिट करेंगे और वो हमें साथ साथ रिपोर्ट आती रहेगी सेफ सिटी से कि कौन सी गाड़ी है जो कि नॉन फिट है और सड़कों पर चल रही है। बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह रात को शहर में एंटर होते हैं ना, उनका बड़ा ये मसला है। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि वो जब हमारे, देखिए एक मैनुअल चेकिंग एक चीज़ है, लेकिन जो आपकी, हम ऑटोमेटेड चेकिंग पे चले जाएंगे तो चीज़ बेहतर हो जाएगी। प्लस हमने अभी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमने अमेंडमेंट की है जिसके अंदर मोटरसाइकिल्स को और प्राइवेट गाड़ियों को भी हमने शामिल किया है। लेकिन उससे पहले हमने एक रजीम बनाई है जिसके अंदर हम जो प्राइवेट आपके यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं जो कि अप टू पार हैं, जो कि मतलब जिनके पास वो लेटेस्ट मशीनरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है मौजूद है, हम उनको अलाउ करेंगे कि वो फिटनेस टेस्ट कर सकें। क्योंकि वो जो हमारा विक्स का सेंटर है वो इतने लिमिटेड है कि वो अगर हैवी व्हीकल्स ही कर लें तो बहुत है। तो इंशाल्लाह प्लस हमने पहली बार पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा पहली बार हमने कोई 20 गैस एनालाइजर मंगवाए हैं। आज से पहले जिस गाड़ी का भी टेस्ट होता रहा वो मैनुअल टेस्ट था कि जी एक्सीलेटर पे पाँव रखें, धुआं देती है तो गाड़ी नहीं सही। तो गैस एनालाइजर्स हमने मंगवाए हैं। वी आर मेकिंग एनफोर्समेंट टीम जो कि जगह जगह पे शहरों के अंदर लोगों को जरूर बताएगी कि जी आपकी गाड़ी की इमिशंस ठीक नहीं है। वी विल नॉट बी फाइनिंग इमीडिएटली, हम फाइन शुरू नहीं करेंगे। हम पहले भी नहीं, आपको कम से कम पहले अवेयरनेस, बिल्कुल हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। हम उनको बताएंगे कि जी आपकी गाड़ी में ये मिसाइल हैं, ये आपके पास टाइम पीरियड है 6 महीने का, इसमें आपकी गाड़ी अब नोटेड हो चुकी हुई है, अब आप अपनी गाड़ी को ठीक कराएं वरना 6 महीने बाद दोबारा चेक किया जाएगा। फाइन भी होना चाहिए अगर हल नहीं होगा। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? मैसेज ये है जी कि देखिए मैं अदर देन ट्रांसपोर्ट बात करूंगा इस टाइम पे, वो मैं ये करूंगा कि हमारा थोड़ा सा हमें रिक्वायरमेंट इस टाइम पे एज बीइंग पाकिस्तानीज ये है कि आई थिंक मुझे फील होता है कि हम अपना वी हैव लॉस्ट आवर ट्रैक। हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि यहाँ पे कोई अच्छा काम भी हो रहा हो तो उसको भी हम पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते हैं। अगर कोई बंदा या कोई गवर्नमेंट, कोई भी एनी गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंस अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करें। और आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्रंच में है और इस क्रंच से निकलने के लिए हम सबका यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। And all parties will eventually have to sit on the table and they'll have to decide the future of Pakistan. जब आपके मुल्क की बात आती है तो फिर हमें इन सियासी जमातों से और सियासी वो जो हमने खुद से ही अपने इन सबसे बालातर होकर अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ये मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपका पसंदीदा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। मुख्तलिफ लोगों को जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल का सामना होता है। कुछ लोग चाहते हैं उनका रंग गोरा हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं स्किन पर जो पिगमेंटेशन है, दाने निकल रहे हैं, या फिर ऑयली स्किन है। घर में हम होम रेमेडीज़ के ज़रिए चाहते हैं, हर कोई चाहता है नेचुरल वे हो ताकि कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, वो भी डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो कि ये बरसात के मौसम में भी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। सो आज हम आपके ये इश्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कुछ हर्बल वे में, होम रेमेडीज़ में हम आपको बताएंगे ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। नैयर ज़िक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। थैंक यू सो मच। लोग बड़े परेशान हैं और हर एज ग्रुप में, हम तो आजकल बच्चियों को भी देख रहे हैं कि अपने स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा, हालांकि उस एज में ना आपकी स्किन बड़ी फ्रेश रहती है, पर हम क्योंकि मेकअप वगैरह भी कर लेते हैं तो वो डल होना शुरू हो जाती है स्किन। सो सबसे पहले जिन लोगों की स्किन डल है, इवन टोन नहीं है, 2-3 पैचेस में टोन आ जाती है, तो क्या करना है उनको? जो बेस्ट चीज़ें रहती हैं वो तो ये है, क्योंकि आजकल बच्चियों की जो है वो एक ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि मोबाइल पे जो है वो हर लम्हे टिकटॉक बनानी होती है, चाहे किचन में काम कर रहे हैं, चाहे आप
तो उसके लिए जो आप बेस फेस के ऊपर लगाते हैं, आप जो मेकअप फेस के ऊपर लगाते हैं, सबसे पहले उसको डीप पोर क्लिंस करना ज़रूरी है। ठीक है। आप सिंपल जो है वो अगर साबुन से जो है वो मुंह धो लेते हैं, लेकिन वो जो बेस के पार्टिकल्स है आपके डीप पोर में जो है वो बैठे हुए होते हैं। जब तक आप डीप पोर क्लिनजिंग नहीं करेंगे, उनको चल ठीक है सारे दिन में लगाया, नाइट के अंदर अगर आप नाइट स्किन केयर रूटीन अपनी ठीक नहीं करेंगे तो उसमें फिर जो है वो अगर ऑयली स्किन होगी, एक्नी हो जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बन जाते हैं या पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। उसके लिए मैं एक जो है वो एक्सफोलिएट जो है वो बताऊंगी, एक्सफोलिएशन बताऊंगी कि जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपने नाइट टाइम में और डे टाइम में अपनी स्किन को क्लिंस किस तरह से करना है, डीप पोर क्लिंस किस तरह से करना है, उसके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, वो लोग क्या करें कि फ्रिज से 1 टेबलस्पून जो है वो दही डालें एक बाउल के अंदर, एक बड़ी चुटकी उसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडे की डालें, 2-3 उसके अंदर आप लेमन ड्रॉप्स डाल दें जूस, जस्ट कुछ और इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसमें थोड़ा सा गंदम का आटा डाल लेंगे तो फिर और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पेस्ट को जो है वो आप बना के आप फेस को वॉश करने के बाद इसको अपने फेस पे 5 मिनट के लिए लगाएं। 5 मिनट के बाद आप वॉशरूम में चले जाएं, बेसन पे जाएं, मसाज करते हुए चेहरे को धो दें। ये आपके ब्लैक हेड्स, आपके वाइट हेड्स, आपकी इम्प्योरिटीज़, आपके पोर्स के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल्स आपकी बेस वगैरह के फाउंडेशन के पड़े हुए हैं तो वो डीप पोर क्लिनजिंग कर देगा। यहाँ तक के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपके जो डेड सेल्स हैं ये उसको भी रिमूव कर देगा। रूटीन ये वो चीजें आपको बाहर से जाके नहीं खरीदनी पड़ती, हर घर में किचन के अंदर। तो ये अगर आप कर लेते हैं आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन इतनी जो है वो हल्की फुल्की और इतनी फ्रेश हो जाएगी और इतनी ग्लो करेगी, और ये ऑयल को भी आपके जो है वो कंट्रोल करेगी। जब ऑयल कंट्रोल होगा तो आपकी एक्नी वगैरह नहीं होगी। और नाइट टाइम प्लीज़ कोई भी आप वाइटनिंग क्रीम जो कि इतनी ऑयली बेस्ड होती हैं आप वो मत लगाएं। सबसे बेहतरीन जो है वो वाइटनिंग क्रीम मैं आपको बताती हूँ। ऑयली स्किन की बात हो रही है, आप 1 टेबलस्पून जो है वो दूध ले लें, दूध के अंदर आप एक चुटकी जो है वो हल्दी की डाल लें, एक चुटकी सिर्फ नौशादर की डालें। ये नौशादर आपको पंसारी की दुकान से टिक्कियों की सूरत में मिल जाएगा। एक चुटकी सिर्फ इन दोनों चीज़ों की दूध के अंदर डाल दें, हल्दी की एक चुटकी डाल के ये आप कॉटन के साथ फेस को एक्सफोलिएट करने के बाद आप टैप टैप करके लगाएं, ड्राई हो जाए। यानी कि 1 टेबलस्पून दूध आपने अपनी स्किन को पिला देना है, वो ड्राई हो जाएगा, इसको ओवरनाइट लगा रहने दें। ये आपके रंग भी गोरा होगा, आपके पोर मिनिमाइज करेगा, आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेश और ग्लो करेगी। कोई केमिकल बेस्ड वाइटनिंग क्रीम में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी स्किन ड्राई है, मुझे अपनी स्किन की केयर कैसे हाँ जी, जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन लोगों के लिए सबसे पहले एक्सफोलिएशन, माइल्ड एक्सफोलिएशन, हार्श किस्म के जो स्क्रब हैं वो आपके पोर्स को और ज़्यादा खोलते हैं, ड्राई करते हैं, डैमेज करते हैं। ड्राई स्किन के लिए मैं एक एक्सफोलिएटर बताती हूँ, कमाल के उसके रिजल्ट हैं। 1 कप आपने लेना है गंदम का आटा, 1 कप आपने लेना है उसमें अलसी का आटा। अच्छा। ये दोनों आप 1 कप ले लें और 1 कप ही उसके अंदर आप चावलों का आटा डाल लें। ये 3 आपकी बेस हो गई। 1 खाने का चम्मच इसमें आप हल्दी का डाल दें और इसके अंदर जो है वो आप थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां ड्राई करके ये डाल दें। बस सिंपल, ये आप पाउडर बना के रख लें। ये आपका 2-3 माह के लिए एक बेहतरीन जो है वो पाउडर रेडी है। नाइट के अंदर आप क्या करें कि इसको दूध के अंदर इसकी जो है वो पेस्ट बनाएं। इसके अंदर आप चंद कतरे जो है वो बादाम के तेल के या ऑलिव ऑयल या विटामिन ई जो भी ऑयल पड़ा है, चंद कतरे ये आप पेस्ट बना के पूरे फेस के ऊपर वॉश करने के बाद फेस के ऊपर लगाएं। 5 से 10 मिनट के लिए ये लगा रहे। ये आपकी जो है वो लूज स्किन को भी टाइट करेगा, आपकी ये भी ड्राई स्किन की ऊपर की जो डेड लेयर है उसको रिमूव करेगा। 10 मिनट लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आप वॉशरूम में जाएं, पानी के छींटे डालें। ड्राई को आपने रब नहीं करना, तो इसको रब करते हुए, मसाज करते हुए खुले पानी से जो है वो चेहरे को वॉश कर दें। और फिर अगेन इसके लिए मॉइस्चराइजिंग नाइट वाइटनिंग क्रीम आपने बनानी है। उसके लिए सिंपल जो है वो आप बलाई ले लें, थोड़ी सी दूध की बलाई के अंदर आप 1 चुटकी हल्दी की, चंद कतरे आपने इसमें लेमन जूस के, 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपकी बेहतरीन ड्राई स्किन के लिए एंटी एजिंग वाइटनिंग क्रीम आपकी रेडी है। इसको आप जो है वो नाइट में पूरे फेस के ऊपर मसाज, आई जोन पे मसाज करें, अपनी नेक पे, अपने हाथों पे
चीपेस्ट है, सस्ती तरीन और बेहतरीन। डायरेक्ट विटामिन ई का कैप्सूल भी अपने मुंह पे नहीं, अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो इसकी पेनी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिकी होता है, वो आपके सरफेस के ऊपर तो रहता है, डीप पोर में जो है वो पेनिट्रेट नहीं होता। इस रेमेडी के साथ अगर आप इसको लगाएंगे, ये आपकी प्रीमेच्योर एजिंग को रोकेगा। यानी कि अगर अभी 25 साल है, 30 साल है, ये एज जो है वो रिंकल्स की नहीं है, लेकिन बच्चियों के जो है वो क्योंकि उस तरह से खुराक नहीं ले रहे, पानी प्रॉपर आप नहीं ले रहे, बॉडी आपकी जो है वो डिहाइड्रेट हो रही है, जिसकी वजह से भी जो है वो आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो आप इसको आईजोन पे, फेस पे, नेक पे सस्ती तरीन है। तो ये बेहतरीन ड्राई स्किन के लिए जो है वो आपकी वाइटनिंग क्रीम आप रेडी कुछ है। बच्चियां डार्क सर्कल से बहुत परेशान हैं, हाँ जी, उसका हल बिल्कुल। क्या है? डार्क सर्कल्स के लिए आप बहुत महंगी क्रीम्स मिलती हैं और उसका इतना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट होता है, बट उसको कंटिन्यू अगर आप यूज़ करें, उसके लिए आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आप ऑलिव ऑयल ले लें, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ले लें, 2 से 3 उसके अंदर कैप्सूल ऑफ विटामिन ई के डालें। ये आप एक सीरम बॉटल के अंदर बना के इसको आप रख लें। नाइट में आप जो है वो पहले फेस को वॉश करें, उसके बाद थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेके उसमें आप कॉटन बॉल्स डालें, और नीम गर्म दूध कॉटन बॉल आपने टैप टैप करके अपनी आईज पे उसको जो है वो थोड़ा सा स्टीम देना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाएगी। उसके बाद वही स्किन को आपने विदाउट ड्राई किए, आपने यही वाला जो ऑयल है, ये आई सीरम आपने अपनी आईजोन पे लगा के रिंग फिंगर्स के साथ आपने बड़ा जेंटल सा जो है वो मसाज करना है। ओवरनाइट लगा रहे, सुबह आप सो के उठे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, हाथों को खूब अच्छी तरह से मसाज करें, आपके हाथ गर्म हो जाए, ये वाली हीट आप अपनी आईजोन पे दें। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल्स भी कम होंगे, आपकी रिंकल्स भी इसके साथ जो है वो कम होंगी, और आपकी आईज इसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो रिलैक्स होंगी। ये बेहतरीन और इफेक्टिव रेमेडी है। ऑयली स्किन वालों को क्या करना है, डार्क सर्कल जिनके उनको क्या करना है, रंग गोरा किस तरह से करना है वो भी बताते हैं, दोनों स्किन टाइप के लिए। ड्राई स्किन वालों को क्या करना है, आपा कुछ साथ भी लेकर आई हैं, इस पर हमने बात करनी है। हेयर फॉल का मसला जिनका, उस पर बात करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो आप अपने साथ कुछ चीज़ें भी लेकर आई हैं, आप किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए हमें बता दें। हाँ जी, जिस तरह से हमने पहले स्किन की बात की, स्किन के इश्यूज़ की, हेयर का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मसला है, जिसके अंदर डैंड्रफ है, हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आजकल जो है वो बच्चियाँ ब्लो ड्राई, आयरन बहुत ज़्यादा करती हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स, हाँ जी, केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं बाल, और उस पे जो है वो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो कोई केयर कर सके। तो वीकली कम से कम जो है वो आप हफ्ते में जो एक दिन आपके पास छुट्टी का होता है, तो उसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे आप अपने लिए निकाल लें। करना क्या है? करना ये है कि आपको मैं एक हेयर ऑयल बनाना बताती हूँ। आगे आपको पता है सर्दियों का मौसम आ रहा है और ऑयलिंग जो है वो मस्ट है। और एक मैं जो है वो हेयर पैक, जो कि आपका ट्रीटमेंट, आपका जो मास्क भी होगा और आपका वो हेयर वॉश भी है और आपका कंडीशनर भी है, वो आपके बालों को प्रॉपर, महंगे कंडीशनर नहीं आपको खरीदने पड़ेंगे, नहीं खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, उसके लिए सबसे पहले मैं एक ऑयल जो है वो आपको बताऊंगी। ये मेथरे जो अचार में डालते हैं, ये बहुत इजीली हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। 1 पाव आपने मेथरे लेने हैं, 1 पाव ही आपने रतन जोत लेना है, ठीक है। ये बालों की ग्रोथ के लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इस तरह से जो है किस तरह का? हाँ जी, ये इस तरह से एक जो है वो हर्ब है, रतन जोत इसको बोलते हैं। ये बालों की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। हेयर फॉल ड्राई हुआ होते हैं, हाँ जी, इसी तरह ड्राई फॉर्म में आपको मिलेगा। इसके आप सब चीज़ों के आपने पाउडर बनवा लेने हैं। उसके बाद जो है वो 1 पाव ही आपने बाल चढ़ लेना है। ये इस तरह से बाल बारीक बारीक जिस तरह से होते हैं, इस तरह से ये एक हर्ब है, ठीक है। बालचर, इसका भी जो है वो हम पाउडर बनवाएंगे। और उसके बाद गोखरू की जो क्वालिटी, अच्छा, ये क्योंकि थोड़े मुश्किल नाम है, तो हम जरूर अपने सोशल मीडिया पे ये चंक शेयर कर देंगे ताकि आपको भी आसानी हो जाए। तो 1 पाव ही आपने गोखरू लेना है, ठीक है। ये वाली आपने जो है वो चारों चीज़ें बराबर क्वांटिटी के अंदर ले लेनी है। 1/2 kg आपने सरसों का तेल लेना है, 1/2 kg ही आपने तिलों का तेल लेना है। ये 2 ऑयल है, सस्ते भी हैं और पेनिट्रेटिंग ऑयल है, जो आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं। आपने क्या करना है, दोनों ऑयल आपने हल्की सी आंच पे चूल्हे पे रख देने हैं और ये चारों हर्ब्स आपने जो है वो ऑयल के अंदर डाल के हल्की सी आंच के ऊपर उसको पकने देना है। आपा इनको इसी तरह से या फिर आपको इनको इसी तरह फॉर्म में डालना है? आप
इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लेंगे तो ज्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा ददरा सा करके इसको आप ऑयल के अंदर डाल दें। और अगर इची स्कैल्प है आपकी तो इसमें मुट्ठी भर के आप नीम के जो फ्रेश पत्ते हैं वो भी साथ डाल दें। ठीक है, इसको हल्की सी आंच पे पकने दें, इसको जलने नहीं देना। ठीक है, तो आधा 1 घंटा हल्की सी आंच पे जब ये पक जाए इसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद इस सॉइल को आप स्टेन कर लें। ठीक है, ये आपका बेहतरीन जो है वो जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, डैमेज हेयर हैं, बालों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, इसके साथ बाल, क्योंकि ये रूट को मजबूत करेगा। जब आपकी जड़ मजबूत होगी, आपकी जड़ को जो है वो नरिशमेंट मिलेगी तो बाल लंबे भी होंगे, गिरना रुकेंगे तो लंबे भी होंगे। तो ये वाला ऑयल जो है वो आप बना के रखें, आगे आने वाली सर्दियां हैं। इसको लगाने का जो तरीकाकार है आपका, अगर वीकेंड है, सुबह छुट्टी है, शाम में आप पहले अपने बालों को वॉश कर लें। वॉश करके ये वाला ऑयल आपने नीम गर्म करना है। नीम गर्म करके आप कॉटन बर्ड्स लेके, कॉटन का पैड लेके आपने अपनी स्कैल्प में अच्छी तरह से जो है वो लगा के और टिप्स के साथ बड़ा जेंटल सा मसाज करना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है ना वो मालिश नहीं करनी कि जड़ें जो है वो वीक हो जाएं या बाल टूट टूट के हाथ में आए। तो अच्छी तरह रूट्स लेंथ एंड्स पे आप हल्का हल्का सा लगा के आप कोई भी कॉटन का जो है वो दुपट्टा लपेट लें। ओवरनाइट ये आपका ऑयल बालों में लगा रहे तो सुबह में आप इसको जो है वो वॉश करें। ये आपके बालों के लिए बेहतरीन है। उसके बाद मैं एक हेयर पैक बताऊँगी जो कि आपका ड्राई शैम्पू भी है, आपका कंडीशनर भी है और आपकी एक ट्रीटमेंट भी है जी। उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, क्योंकि ड्राई डैमेज हेयर की हम बात कर रहे हैं, हम ऑयली स्कैल्प ऑयली बालों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ड्राई डैमेज हेयर के लिए जैसे मैंने ड्राई स्किन के लिए अलसी का बताया, 1 कप आपने लेना है इसके लिए अलसी का, क्योंकि अलसी के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, जो लोग ऑयल नहीं लगाते, लड़के हैं, बच्चियां हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये ऑयल का भी रिप्लेसमेंट है। ठीक है, 1 कप आपने जो है वो अलसी का जो है वो पाउडर ले लेना है। 1 कप आपने तिलों की खली, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। 1 पाव आपने सरसों की खली, 1 पाव आपने बादाम की खली और 1 कप आपने रीठे का पाउडर, 1 कप आपने सिकाकाई का पाउडर। बस ये चीजें आप वहीं पे पंसारी की दुकान पे जाएंगे, वो आपको ये सारी पाउडर फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप अपने एक जार में लाके आप रख लें। ठीक है, आपका वीकेंड है, हाँ जी, ये सारी मिक्स हो जाएंगी। आपका वीकेंड है, आपने क्या करना है, जितने आपके बाल हैं आपने एक बाउल में दही ले लेना है। दही के अंदर आप 2 टेबलस्पून ये वाला पाउडर डालें, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, ये फूल जाएगा। इसको आप रूट्स लेंथ एंड में लगाएं, आपको इसके साथ शैम्पू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये झाग भी बनाएगा। अच्छा, आधा घंटा ये लगा रहे, 1 घंटा लगा रहे, ट्राई करूंगी जरूर। आप इसको 1 घंटा भी लगा रहने दें, आप शावर कैप जो है वो पहन ले। 1 घंटे के बाद आप बाथरूम में जाके हल्का सा पानी डाल के इसका पहले मसाज करें और खुले पानी से आप अपने बालों को वॉश कर दें। ठीक है, ये आपकी मैल भी साफ करेगा, आपके बालों को नरिश भी करेगा, आपके बालों को ऑयल की ज़रूरत इसके साथ नहीं पड़ेगी। आपके बाल अगर ब्रेक हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स बने हुए हैं, ये तमाम बालों के जो इश्यूज हैं उसके मसले का हल है। इससे पहले आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद में आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी बालों में जो रीठे हैं वो आप शैम्पू कंडीशनर से जान छुड़ा लेंगे। चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, बहुत सस्ती। ये सारा नुस्खा आपका तकरीबन मेरा ख्याल है 400 या 500 रुपए के अंदर बन जाएगा और ये आपका आराम इतने से में शैम्पू कंडीशनर नहीं आता और ये आपका 4 से 5 महीने आपका निकालेगा अगर आप सिंगल यूज कर रहे हैं और हफ्ते में 1-2 दफा, क्योंकि 1 या 2 टेबलस्पून इसने यूज होना है। तो इसके बाद आपको कोई ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको पार्लर जाके कोई बुटॉक्स या कोई कैराटीन वगैरह ट्रीटमेंट्स करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने इसके अमेजिंग जो है वो रिजल्ट। चलें जी, आपने फीडबैक ज़रूर देना है, आपा को हम दावत देते रहेंगे, इतने ज़बरदस्त आपके साथ जो टोटके हैं वो शेयर करते रहेंगे। मैं तो खुद ये चीज़ें, क्योंकि मेरे बालों का भी यही हाल है, सो मैं ये खुद चीज़ें जो है ज़रूर करूँगी ट्राई। आप लोगों ने भी फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।